हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस। आपने मेरे पिछले वीडियो में इकोलॉजी से संबंधित एक चैप्टर देखा होगा जिसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्टार्ट किया था और वो मेरा इकोलॉजी को लेकर पहला चैप्टर था। आई थिंक आपको वो चैप्टर बहुत पसंद आया होगा और आज मैं उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर आप सबके सामने लेकर आई हूँ जिसका नाम है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी एंड पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इसमें हम एक एक करके इसकी परिभाषा देखेंगे, इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही इस शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले कब हुई उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इकोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आए दिन सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और सवाल की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो चीज़ बढ़ती जा रही है। इसलिए इकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो जैसे आपने स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन देखा होगा कि बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे इकोसिस्टम शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले किसने की, किस सन में की, इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कब कब और किसने की थी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज इन्हीं बेसिक अर्थ को समझते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल के जो भी वीडियो है जो YouTube पे अवेलेबल हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने आपको बताया कि मैं आपको यहाँ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम दोनों के बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले हमारा टारगेट इकोलॉजी है, यानी पारिस्थितिकी है। सबसे पहले हम इकोलॉजी को जान लेते हैं, उसके बाद इकोसिस्टम को जानेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इकोलॉजी क्या है, यानी पारिस्थितिकी क्या है। तो आप सभी को एक बहुत ही बेसिक बात पता होगा कि इकोलॉजी जो है वो बायोलॉजी का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ बायोलॉजी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी को एक डिफिनीशन के तौर पे हमने तैयार किया है कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उन जीव समुदायों के आसपास के वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। ठीक है, यहाँ तो एक आपको मतलब मामूली सा डिफिनीशन तैयार हुआ कि इकोलॉजी जो है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव और उनके आसपास के वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने उस डिफिनीशन को एक ग्राफ के माध्यम से चेंज करने का प्रयास किया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो जैसे हमने कहा कि जिसमें जीव समुदायों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, तो एक जीव का जो संबंध है वो वनस्पतिक दुनिया से भी हो सकता है, वनस्पति का संबंध जीव से भी हो सकता है। ठीक है, एक जीव का संबंध मिट्टी से हो सकता है, एक जीव का संबंध जलवायु से, जल से इत्यादि से हो सकता है। इन्हीं अंतर संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यहाँ तो हमने एक चार्ट के फॉर्म में आपको डेफिनेशन भी तैयार कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि आखिर इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था। तो इसमें तो जो सबसे बढ़िया मत आता है वो है अर्नेस्ट हैकल ने किया था, लेकिन इससे पहले 1865 में रैटर नामक वैज्ञानिक ने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने? तो रैटर नामक व्यक्ति ने 1865 में। ठीक उसके बाद 1869 में 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने
इस शब्द की उत्पत्ति की। तो ऐसे कभी कभी सवाल स्टेट पीसीएस में आ जाते हैं, आप इनको ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक को। हम जान लेते हैं कि इकोलॉजी के बाद इकोसिस्टम क्या होता है, यानी पारिस्थितिकी के बाद हमने आपको बताया कि हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानेंगे। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, आखिर इसको किस बेस पे समझेंगे और किस बेस पे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बीच में एक अर्थ व्यक्त करेंगे कि इन दोनों में आखिर ऐसा क्या है जो एक दूसरे से ये अलग है। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन को समझ लेते हैं। तो इकोसिस्टम का जो डिफिनेशन है कि इकोसिस्टम एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। यहाँ आपको एक विशेष अंतर ये देखने को मिलता होगा कि इकोलॉजी जो था वो संपूर्ण पृथ्वी पर जीवों का अध्ययन था, जीव और उनके बीच अंतर संबंधों का अध्ययन था। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि इकोसिस्टम एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष का यहाँ क्या मतलब हुआ कि वो छोटी सी एक नदी भी हो सकती है, एक बड़ा महासागर भी हो सकता है। उसमें जो जीव का उस महासागर उसमें उस जीव का जो नदी के साथ या महासागर के साथ जो संबंध होगा, उसके साथ वो जो इंटरेक्शन करता होगा अपनी क्रिया के साथ, वो इकोसिस्टम हो गया उस जीव का। ठीक है, तो यही यहाँ कह रहा है कि यह एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों का अपने पर्यावरण के साथ, हमने आपको क्या समझाया कि एक जीव का संबंध नदी के साथ भी हो सकता है, एक जीव का संबंध महासागर के साथ भी हो सकता है और एक जीव का संबंध एक जल के बूंद के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन कर एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, यही इकोसिस्टम कहलाते हैं, यानी पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, अब हम अगला स्टेप जान लेते हैं कि भाई इकोलॉजी की संकल्पना किसने पहली बार ले आई। तो आपने इनके नाम को बहुत अच्छे से सुना होगा कि इकोलॉजी शब्द की जो संकल्पना है वो एजी टांसले ने 1935 में यानी 1935 में इसके संकल्पना को परिपाटित किया। ठीक है, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म ये आ जाता है कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि इकोसिस्टम की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको कुछ टू द पॉइंट बताए हैं कि इकोसिस्टम की विशेषताओं में क्या क्या चीज़ शामिल हो सकता है, क्या क्या बातें शामिल हो सकती हैं, जिनमें पहला है सुनिश्चित क्षेत्र। सुनिश्चित क्षेत्र का यहाँ मतलब ये होगा कि जैसा मैंने आपको बताया कि एक जल की बूंद के साथ भी एक जीव का संबंध हो सकता है, तो वो एक सुनिश्चित उसका एक क्षेत्र हो गया। एक नदी में अगर कोई मछली है तो उसका सुनिश्चित क्षेत्र हो गया। एक महासागर में अगर कोई जीव है जो कि महासागर में रहता है, वो उसका एक सुनिश्चित क्षेत्र हो गया। यहाँ वही कह रहा है कि इकोसिस्टम की विशेषताओं में पहला है एक सुनिश्चित क्षेत्र। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने इकोलॉजी में पूरे पृथ्वी को लेकर पढ़ाया था, यहाँ बेसिक अंतर यही है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में। ठीक है, क्योंकि इकोलॉजी में जो पारिस्थितिकी का डिफिनीशन मैंने आपको बताया था, इकोलॉजी का डिफिनीशन मैंने आपको बताया था, उसमें कोई सुनिश्चित क्षेत्र नहीं था, कोई एक क्षेत्र विशेष नहीं था, उसमें पूरे पृथ्वी पर जीव के साथ अंतर संबंध को बताया जा रहा था। ठीक है, दूसरा ये हो गया कि कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होनी चाहिए। कहने का मतलब कि जीव अपने कार्य को जिस वातावरण में निष्पादित करते हैं वो कार्यशील क्षेत्रीय इकाई कहलाता है। तो किसी भी जीव की एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होती है जहां वो अपने
उस स्थान के साथ अंतःक्रिया को संबंधित से संबंध होता है। ठीक है। तीसरा है एक खुला तंत्र। एक खुला तंत्र का मतलब ये ऐसा नहीं है कि उसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है। यहाँ खुला तंत्र का मतलब ये हो गया सॉरी, यहाँ खुला तंत्र का मतलब ये हो गया कि कोई भी जीव किसी भी पारिस्थितिकी के साथ अंतर संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से आजाद है, स्वतंत्र है। ठीक है। इसी को इकोलॉजी में खुला तंत्र शब्द दिया गया है। चौथे नंबर पे है कि इसकी अपनी उत्पादकता होती है। जैसे कि आपने इकोलॉजी में सुना होगा कि ये प्राथमिक उत्पादक है, ये द्वितीय उत्पादक है, ये तृतीय उत्पादक है। ठीक है। तो सबके अपने अपने स्टेप होते हैं। ठीक है। खाद्य श्रृंखला में सबके अपने अपने स्टेज होते हैं। यहाँ वही बातें हो रही हैं कि इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ठीक है। इसकी अपनी उत्पादकता होने के साथ साथ इकोसिस्टम के 3 संगठन होते हैं, संगठक होते हैं, यानी 3 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला है ऊर्जा यानी एनर्जी, दूसरा है जैविक यानी बायोटिक, एंड तीसरा है अजैविक यानी अबायोटिक। ठीक है। इन तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं कि आखिर इसके अगले चरण में क्या आता है। तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी इससे क्वेश्चन बनने की हमेशा संभावना बनी रहती है। ठीक है। तो 3 संगठक कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा, जैविक एंड अजैविक। ठीक है। इसको एक एक करके हम बाद में देखेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि किसी भी इकोसिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पिरामिड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको यहाँ संख्या पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड, 2 पिरामिड को समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि संख्या पिरामिड का सीधा होना एक बहुत ही अनिवार्य शर्त होता है। ठीक है। जिसमें एक लेवल दिखाया गया है। आइए मैं आपको उस लेवल को समझाती हूँ। तो जैसा कि आप संख्या पिरामिड में देख रहे हैं कि उत्पादक है पहले स्तर पर, सबसे बेसिक स्तर पर उत्पादक है। प्राथमिक उपभोक्ता के स्थान पर देखिए हिरण है, द्वितीय उपभोक्ता के स्थान पर शेर है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि उत्पादक स्तर पर हमारे पौधे समुदाय आ गए। ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता के स्थान पर हिरण आ गए। यानी इस पौधे समुदाय को खाने वाले, माने पादप समुदाय को खाने वाले जो भी जीव हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल होते हैं। जैसे बकरी हो गई, हिरण हो गए, गाय हो गए, ये सभी हमारे प्राथमिक उपभोक्ता हैं। अब हम देख रहे हैं कि द्वितीय उपभोक्ता पे शेर हो गए। शेर यानी जो हिरण को खा जाए, बकरी को खा जाए, ठीक है, खरगोश को खा जाए, वैसे जीवों को खाने वाले द्वितीय उपभोक्ता यानी ये मांसाहारी श्रेणी में शामिल हो गए। तो यहाँ आप एक चैन देख रहे हैं। इस चैन में आपको मैंने बताया कि इस संख्या पिरामिड में सबसे पहले स्तर पे उत्पादक यानी पौधे हैं, पादप समुदाय है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता हैं यानी घास को खाने वाले जीव हैं। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता हैं जो कि मांसाहारी प्रवृत्ति के हैं यानी कि शेर हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक बात यहाँ बता दूं कि इस समुदाय में, इस इकोसिस्टम में अगर पौधे की कमी हो गई, अगर पादप समुदाय की कमी हो जाती है तो ये जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं इनकी भी संख्या में कमी आएगी। कैसे कमी आएगी? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर पौधे नहीं रहेंगे इकोसिस्टम में तो इस पौधे को खाने वाले हिरण भी जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो इस हिरण और गाय को या बकरी को खाने वाले जो द्वितीय उपभोक्ता हैं, वे जो मांसाहारी जीव हैं उनको इनसे भोजन नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जब पौधे नहीं रहेंगे तो ये समुदाय नहीं रहेगा, और जब ये समुदाय नहीं रहेगा तो इन समुदाय का जीवित बचना हमारे इकोसिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है। तो इन सभी को
हमारे इकोसिस्टम में बने रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ मैंने जो एक एनर्जी पिरामिड बनाया है वो क्या है। तो यहाँ एक लेवल आपको दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल सीधा है, ठीक है। और यहाँ जो मैंने आपको बताया है कि उत्पादक स्तर पर जो पादप समुदाय है यानी जो पौधे हैं उनको 100% एनर्जी की प्राप्ति हो रही है, ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। लेकिन वही हम जब प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर पे पहुंच रहे हैं, यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 100 का 10% यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता को मिल रहा है, वहीं द्वितीयक उपभोक्ता को इस 10% का 1% मिल रहा है। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म निकल के आता है हम सब के लिए कि जो ऊर्जा का स्तर है वो हर जगह एक समान नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है जो मैं आपको बताई हूँ कि ऊर्जा का जो लेवल है वो हर जगह एक समान नहीं होता है। यहाँ से सवाल सीधे तौर पे यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं। तो इस पिरामिड को आप ध्यान में रखेंगे और इस पिरामिड को आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ ऊर्जा का जो प्रवाह है, ऊर्जा का जो लेवल है वो हर स्तर पे एक समान नहीं है। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी इन्वायरमेंट में पौधों की कमी होना, पौधों की वजह से प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो शाकाहारी प्रवृत्ति के जो जीव हैं उनमें कमी होना सॉरी, इन सब में कमी होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वर्तमान में वनों का जो विनाश है वो काफ़ी तेजी से हो रहा है। साथ ही वनों में आग लगने की जो घटना है उसकी संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हो रही है। आए दिन आप करंट अफेयर अगर टच में होंगे तो आपको ये खबर मिलती होगी कि जंगल में आग लगने की जो घटना है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। साथ ही बाढ़ का प्रकोप भी इस इकोसिस्टम के नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण है। साथ ही इन तीनों के अलावा जो है अगर ग्लोबल वार्मिंग को इसका सबसे बड़ा कारण माना जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे इकोसिस्टम को बर्बाद करने में ये ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हद तक कारगर साबित हुआ है, ठीक है। तो इन सभी को एक सुचारू रूप से बनाने के लिए हमारे इकोसिस्टम का, हमारे इकोलॉजी का मेंटेन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि खाद्य श्रृंखला जो है वो हमारे वातावरण में बना रहे। क्योंकि खाद्य श्रृंखला अगर बना रहेगा तो उस खाद्य श्रृंखला को बने रहने के लिए सभी जीवों का हमारी पृथ्वी पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सभी जीव एक दूसरे जीवों से अंतर संबंध करते हैं, अंतर संबंध कायम रखते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। चलिए, ये तो रहा मेरा आज का लेक्चर जो कि इकोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं एक बार फिर से कह दूं कि इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल की किसी अन्य वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल पे जाके आप और सभी वीडियो को देख सकते हैं। अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रेलिवेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।